फिरोज सर मौजूद हैं, फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज सर से हम बातचीत करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे उनसे अलग अलग सवालों को लेकर। फिरोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बहुत सारे टॉपिक पे हम वैसे भी चर्चा कर चुके हैं कई बारी, लेकिन आज एक जो टॉपिक हमने पिक किया है वो है फंड्स ऑफ फंड। इसके बारे में कम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक आमतौर पर डिस्कस नहीं होता। तो पहले तो ये टॉपिक की हाईलाइट, क्या होता है ये, क्यों होता है ये, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, क्या इसकी रिलेवेंस है, इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए तो। सुमित सर, ये आपने देखा कि फंड ऑफ फंड जो नाम है उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। एक फंड है जो दूसरे फंडों में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। अब देखिए, काफी कारण होते हैं कि एक फंड, ऐसा फंड जो दूसरे फंड को रैप करके एक फंड में आपको दे दे, जैसे गोल्ड के फंड ऑफ फंड होते हैं। क्योंकि अगर अगर काफी सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं गोल्ड के, उनको सबको मिला के एक फंड बनाया जाता है, उसको कहते हैं गोल्ड फंड ऑफ फंड। उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ में नहीं कर सकते। तो काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक फंड मैनेजर ये निर्णय करता है कि मैं खुद पैसा मैनेज नहीं करूंगा बट दूसरों से मैनेज करवाऊंगा। उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। तो एक बार गोल्ड के लिए होता है, एक एसेट एलोकेटर के लिए होता है, एक फंड ऑफ फंड ऐसा भी होता है जिसमें इक्विटी भी होती है, डेट भी होती है, और उनमें तब्दीली जो करनी होती है आपको नहीं करनी होती है। एक दूसरा लेयर होता है फंड मैनेजर का, दो लेयर होते हैं फंड मैनेजर के जो एसेट एलोकेशन संभाल सके। तो काफी सारे कारणों की वजह से एक फंड ऐसा भी बनता है जिसके अंदर स्टॉक्स नहीं होते, बॉन्ड्स नहीं होते, बट खुद ही और फंड्स होते हैं। उसको कहते हैं फंड ऑफ। तो कई सारे मतलब जो फंड बाकी फंड्स के अंदर निवेश करे उसे कहते हैं फंड ऑफ फंड। ये आपको बहुत ही सरल भाषा में आप समझा तो दिया फिरोज सर ने, लेकिन फिरोज सर, अगर हमने म्यूचुअल फंड ले रखा है, मान लीजिए मैं अलग अलग फंड में निवेश कर रखा है, मैंने इंडेक्स फंड भी लिया हुआ है, डाइवर्सिफाइड में भी मैं उतरा हुआ हूँ, तो मेरे को फंड ऑफ फंड लेने की क्या जरूरत है, मैं क्यों लूँ उसको? और दूसरा, अगर मैंने वो लिया हुआ है तो क्या बाकी फंड मुझे चुनने की जरूरत है, या मेरा जो गोल है उससे अचीव हो जाएगा? देखिए, अगर सुमित भाई, अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं और आपको 5 फंड चाहिए, तो आपको 5 अलग फंड खरीदने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फंड ऑफ फंड काम आ सकता है। तो काफी सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट जो आपका प्रश्न है बहुत वैलिड प्रश्न है। अगर मेरे पास 3,000 हैं, 4,000 हैं, मैं खुद ही फंड्स का चुनाव कर सकता हूं। योर मनी इतने सालों से अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो उसमें अनबायस्ड एडवाइस मिलती है। एक्सपर्ट्स काफी सारे आते हैं, उन सबका तजुर्बा आपको मिल जाता है, तो आप फंड्स की चुनाव कर सकते हैं खुद से ही। तो आपको फंड ऑफ फंड की जरूरत नहीं। काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको 1,000 रुपए लगाने हैं ग्लोबल मार्केट में। आप 1,000 रुपए में आपको यूएस का भी खरीदना है, यूरोप का भी खरीदना है, चाइना का भी खरीदना है। तो काफी बार इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, वो फंड ऑफ फंड होते हैं, पूरी दुनिया को 1,000 रुपए में समेट के आपके पास दे देते हैं। बट अमूमन अगर आप सोचें तो फंड ऑफ फंड की इतनी रेलेवेंस नहीं है। अगर आपको बहुत नीड हो तो वो नीड को एड्रेस करता है। दैट्स अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक नीड। सुमित भाई जी, तो आपकी नीड, आपकी जो उस समय की जरूरत हो, आपके गोल्स जो हों, उसके हिसाब से आप अपने चुनाव कर सकते हैं। आपको क्यों चुनना चाहिए, क्यों नहीं चुनना चाहिए, इस पे आपको फिरोज सर अपनी टिप्पणी दे भी रहे थे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। प्रांजल हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। प्रांजल जी नमस्कार, सवाल पूछिए आप अपना। नमस्ते। हाँ, तो मेरा एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग अलग एसआईपी में। टोटल 7-8,000 मेरा अभी मंथली हो रहा है। तो मैं और 3,000 प्लान कर रहा हूँ फॉर 20 ईयर्स ये सब, और मेरे को अराउंड 1 करोड़ का मेरा टारगेट है। तो और 3,000 मैं किस में करूँ, वो मेरा एक क्वेश्चन है। प्रांजल जी, आपकी एज आपने 26 साल बताई, राइट? यस, राइट। और आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं अराउंड मैंने अभी स्टार्ट किया है, लास्ट 4 to 5 मंथ्स से। ओके। और आप सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हैं या इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी में मैंने किया हुआ है, पर अभी मेरा उसमें मतलब पोर्टफोलियो जो है वो एक्टिव नहीं है, मैंने ऐसे ही होल्ड करके रखा है। ओके ओके। फिरोज सर, 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक, 26 साल की उम्र है, 25 साल में मोटा मोटा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है,
और अगले 20 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य साधा है, जो कि फेयरली रेलेवेंट है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं इन्होंने चुना है। तो एज इनके पूरी तरह से इनके फेवर में है, इक्विटी में भी एक्सपोजर है, म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोज्ड है। क्या राय देंगे इन्हें, कैसे करना चाहिए, या इस एज के जो निवेशक हैं उनके लिए क्या सीधी राय होगी? सुमित भाई, इट्स क्लियर, जब अगर आप 5-10 साल पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हम ज्यादातर दर्शक को देखते हैं तो 30-35 की उम्र में उन्होंने शुरुआत की होती है, तो इनको एक 10 ईयर का एडवांटेज मिल जाता है। 10 ईयर के एडवांटेज में मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज की एसआईपी हो और 20 साल के लिए करें, तो आपको 27 लाख रुपए मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स एट 14% रिटर्न। अगर वही की वही अगर आप 10 साल और जोड़ देते तो 27 के बदले ऑलमोस्ट डबल 55 लाख हो जाती है। सो दिस 10 इयर्स एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है प्रांजल जी। आई थिंक इससे प्रोत्साहन दूसरों को भी लेना चाहिए, दूसरे दर्शकों को भी लेना चाहिए, यंगर वंस को, ताकि वो जल्दी स्टार्ट कर सकें, ताकि इन्वेस्टेड मैच्योरिटी कॉर्पस डबल हो सके 10 साल के एडवांटेज से। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके 8,000 रुपए की एसआईपी है। अगर आपके पास 8,000 रुपए की एसआईपी है तो आप 3 स्कीम क्यों खरीदें, राइट? 5 स्कीम्स क्यों ना खरीदें? और आपने 3 स्कीम्स खरीदी हैं, आप 3,000 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और स्कीम्स को इंक्लूड करें। जैसे कि आपके पास एक भी लार्ज कैप स्कीम नहीं है, एक भी मिड कैप स्कीम नहीं है, तो ये अच्छी कैटेगरीज हैं जिसको आप स्किप कर चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि आप लार्ज कैप में फ्रैंकलिन ब्लू चिप को ऐड करें, कॉन्ट्रा कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा को ऐड करें, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी एक फोकस्ड कैटेगरी है। तो ये सब कैटेगरीज काफी नवीन है, उन सबका अलग अलग कर्तव्य है एक पोर्टफोलियो में जो आपको इन्वेस्टर को मदद कर सकता है। तो ये 4 स्कीम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कैन रिप्लेस निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, तो ये बदलाव है। इससे अगर आप करेंगे, बाकी 3,000 से आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं, but I think you can exit Nippon India Flexi Cap and ICICI Pru Multi Asset Fund को भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टी एसेट है। जैसे हम फंड ऑफ फंड में बात कर रहे थे, उसमें डेट भी है, इक्विटी भी है। आपकी 26 की उम्र में आपको एसेट एलोकेटर फंड नहीं, मेरे हिसाब से की जरूरत नहीं है। यू रिप्लेस दीज टू विद अदर 4। तो आपको राय रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको अभी अभी फिरोज सर ने बताया, टाइम सबसे क्रूशियल होता है, चाहे इक्विटी मार्केट्स की बात हो या इक्विटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की बात हो। जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगा। और टाइम में आपके पास सबसे क्रूशियल टाइम था 25 से 35, जिसको आपने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो आगे भी अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपको टाइम से एक बेहतर रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सौमित मेहरा हमारे अगले दर्शक हैं, जो कि बेंगलुरु से मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेहरा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि सर मेरा एक 5 म्यूचुअल फंड है, तो सर मैं इसमें 50 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मेरा प्लान है नेक्स्ट 15 इयर्स में। ओके। और सर मेरा अभी पारंपरिक चल रहा है म्यूचुअल फंड 5000 में, और मेरा एसेट में चल रहा है 2000, और एक्सिस ब्लू चिप में 4000 चल रहा है सर, और एक कानाडा रुपए को में 2000 रुपीज चल रहा है। तो सौमित जी आप कितना कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल में? 50 लाख सर। 50 लाख का, ओके। फिरोज, एक और रीजनेबल क्वेश्चन है। करीब 10 साल में 50 लाख की इन्होंने बात की है। इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू 15 लाख है और 18,000 की एसआईपी, मतलब ये पोर्टफोलियो में और 10 साल के अंदर 15 लाख रुपए एडिशन की बातचीत कर भी रहे हैं। एसआईपीज आपके पास हैं ही, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, क्या फेरबदल की जरूरत है? आई थिंक सुमित साहब, इनकी जो पोर्टफोलियो है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी 15 लाख है, 18,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये कॉर्पस अगर 14% पे ग्रो होता है तो ये 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। माना कि इनको 50 लाख ही चाहिए, बट 7% की महंगाई को अगर जोड़ दें 10 साल में, तो वो डबल जरूरत पड़ सकती है आपको। अच्छी बात यह है कि आपकी जो करंट लमसम है और एसआईपी है, उससे आप 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं, ना कि 50 लाख पे। बट आज अगर आपको 50 लाख, आप सोच पा रहे हैं कि मुझे 50 लाख की जरूरत पड़ेगी 10 साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए, जिसके लिए भी आप सेव कर रहे हैं, उसके लिए 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अगर 7% भी महंगाई पे डबल की जरूरत पड़ती है हर 10 साल में। सो अच्छी बात है कि आप 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं और वो 50 लाख की भी महंगाई को भी मात दे पाएंगे
अपने टारगेट से, स्पेशली क्योंकि आपने 15 लाख ऑलरेडी इकट्ठे करनी है, विच इज आई थिंक ग्रेट अचीवमेंट। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, एक्सिस ब्लू चिप एक स्कीम है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 1.25 साल पहले हुआ करती थी। लास्ट ईयर मई में हमने इसको एग्जिट किया। उसके बाद इसकी जो निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस है, स्टुपेंडस, बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, इसको कंटिन्यू कहते हैं हम, सेल रिकमेंडेशन में है। कोटक मल्टी कैप फंड एक अच्छा फंड था, अभी उसका नाम जो है मल्टी कैप फंड है, वो बहुत बड़ा फंड हो चुका है। तो आई थिंक कोटक मल्टी कैप को आप एग्जिट कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये 3 स्कीम्स आप एग्जिट करें। जो स्कीम्स हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताई, वही स्कीम्स आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जब हम रेकमेंड करते हैं कोई स्कीम आनंद राठी में, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उन सबकी टारगेट्स को ऐड करके एक फंड की टारगेट निकालते हैं। तो उस आधार पर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा और ICICI फोकस्ड इक्विटी आर वेरी वेल पॉइज्ड पोर्टफोलियोज जो निफ्टी को बीट कर पाए 2 से 3%, ये उम्मीद है। तो आपके लिए स्वामित सर कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, कई सारे नाम भी बताए गए हैं, पुराने किन नामों से आपको निकलना है ये भी सुझाया गया है। तो आप उनके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं, फिर बदल अपने पोर्टफोलियो के अंदर कर सकते हैं। बलबीर सिंह नेगी हमारे अगले दर्शक हैं जो कि देहरादून से मौजूद हैं। नेगी सर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार नेगी सर। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, मेरा अभी 27 लाख का एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो गया है। ओके। और पिछले 8-9 सालों से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। तो कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने पहले निकाल करके ये लमसम में शामिल कर दिया है, और 3 फंड में मेरी SIP चल रही है जी, वो आप देख पा रहे होंगे। तो आपका कॉर्पस या फिर लक्ष्य क्या है गोइंग फॉरवर्ड? लक्ष्य मेरे 4 साल में मुझे तकरीबन 30 लाख के आसपास पैसा चाहिए लड़की की पढ़ाई वगैरह के लिए। ओके। और अगले 9 साल में मुझे चाहिए 40 से 45 लाख लड़की की शादी के लिए। ओके, तो करीब करीब आपको 75 लाख रुपए या 70 लाख रुपए के आसपास की जरूरत होगी, राइट? जी जी जी। अगले 7 सालों में अराउंड 9 साल में। ओके, 9 साल में। फिरोज सर, अगले 9 साल में करीब करीब 75 लाख के कॉर्पस की ये एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका 27 लाख पहुंच चुका है, 16,000 की SIPs चल रही हैं। क्या फेरबदल, ये क्लियर गोल है, और जिस तरह का एज ब्रैकेट है, इस एज में इक्विटी से थोड़ा सा एक्सपोजर कम होने की जरूरत भी है। सो क्या फेरबदल करने की जरूरत है ना? सुमित भाई, आई थिंक जो इनके टोटल कॉर्पस है 27 और 16,000 की SIPs जो हैं, उससे ये ऑलमोस्ट अगर 14% की रिटर्न आ जाए, क्योंकि ये 50 की उम्र में भी इक्विटी में है, और मुझे नहीं लगता कि इतना डर की बात है, क्योंकि 9-10 साल अगर आपके पास हो तो इक्विटी में 26 फंडों ने 25 साल क्रॉस कर लिए हैं। तो उसमें अगर आप सब फंड में भी लगाते हैं तो 8-9% की मिनिमम रिटर्न आती है ऑन अ 10 ईयर होल्डिंग पीरियड। तो ये जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। इक्विटी के जो रिस्क है वो एक जख्म की तरह है, वो खुद से भर जाता है, तो वक्त देना पड़ता है उसके लिए। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 27 लाख प्लस 16,000, ये दोनों को अगर 14% की कंपाउंडिंग पे ग्रो हो पाए, अच्छे फंड मैनेजर ग्रो कर पाए, तो 1.3 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके दोनों ऑब्जेक्टिव्स, मैरिज की और रिटायरमेंट की, पूरी हो सकती हैं। रहा सवाल जो एजुकेशन की इनकी ऑब्जेक्टिव है, खुद के लिए, उसके लिए इनको 50,000 रुपए पर मंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 साल का टाइम फ्रेम है इनके पास 30 लाख रुपीस एक्यूमुलेट करने के लिए। सो बट जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें वो 75 लाख से ज्यादा 1.3 करोड़ तक पहुंच पाएंगे, और इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से 10 साल के टाइम फ्रेम में इक्विटीज आर नॉट रिस्की। वो किताबी बात है कि रिस्क है, अगर आप उसमें छेड़खानी ना करें तो अपने आप से खुद से ठीक हो जाता है। हमको खिरोदना नहीं है अपने जख्म, बस। जब लास्ट टाइम फिरोज सर से मिला था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि किसी भी बीज को अगर आप पेड़ बनने के लिए लगाते हैं तो रोज बरोज उसको निकाल के नहीं देखते हैं, आप उसको लगा छोड़ देते हैं ताकि समय के साथ वो बीज पेड़ बन जाए। तो इसीलिए इक्विटी कुछ इसी तरह की है, आप उसे लगाइए और छोड़ दीजिए, विद टाइम वो अपने आप जो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दे देगा। कई सारे फंड में बदलाव और कई सारे रणनीति आपको फिरोज सर ने बताई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और दोनों गोल्स उम्मीद करते हैं कि आपका अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिरोज सर के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातचीत जारी रहेगी, कुछ और दर्शकों सवालों से भी हम मुखातिब होंगे कुछ ही देर में। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं फिरोज अजीज सर से। हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग
दर्शकों के सवालों को लेकर और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने कुछ ही देर पहले छुआ वो था फंड ऑफ फंड्स को लेकर। अब बातचीत करते हैं रविंद्र से, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रविंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार रविंद्र जी। सर मेरा 20,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है अभी, और मैं 10 साल में 70 लाख का सोच रहा हूँ, तो और 10,000 से 20,000 में और बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में कौन से फंड से एग्जिट लूँ और कौन सा और जोड़ूं? तो रविंद्र जी, ये 10 से जो 20,000 की आप SIP बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, ये SIP में बढ़ाएंगे आप या फिर वन शॉट में आप इसमें पेमेंट करेंगे? SIP में। SIP में बदलाव करना चाहते हैं, ओके। और अगले 10 साल में आप 70 लाख का कॉर्पस चाहते हैं, राइट? जी सर। ओके। फिरोज सर, इनका सवाल भी रीजनेबल है। 20,000 रुपए के आसपास की SIP है, 37 साल की उम्र है, और ये 10 से 20,000 रुपए अपने SIPs में और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 80,000 है, यानी कि हाल फिलहाल में ही शुरुआत की है, लेकिन नजरिया ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इनको पहले तो इनकी जो टारगेट्स हैं वो इजीली मीट हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास 15 साल है और 1 करोड़ रुपया अगर भी इकट्ठा भी करना हो तो 17,000 में ही काम हो जाता है। बट इन्होंने 20,000 की SIP चालू कर दी है। पॉइंट 1 ये है कि इनका टारगेट कंफर्टेबल है, बट इससे अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आप अपने महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके पास डिस्पोजल इनकम अब और 20,000 की है तो बिना झिझक आप और गोल्स का सोचें, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो एक कुशन सा बना रहता है। तो 17,000 में काम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आपको SIP कम करनी। अब रहा सवाल, आपके 2 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, लाइक बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। पहले तो स्मॉल कैप एक रिस्की एसेट होता है। क्यों रिस्की एसेट होता है? क्योंकि उसका जो झूला है जो काफी ज्यादा झूलता है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कुछ ज्यादा ही स्विंग होते हैं। तो उसमें अगर आपने छोटी AMC ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जैसी AMC को पैसा दिया तो मुझे थोड़ा ज्यादा डर लगेगा। अगर आप SBI का स्मॉल कैप ले रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं, तो रिसर्च में एक तरफ बहुत सेफ्टी है, एक दूसरी तरफ ज्यादा रिस्क है, तो एक थोड़ा बैलेंस होता है। सो ऑलवेज टेक अ स्मॉल कैप फंड from a very prominent name. That's what I'm alluding to. PGIM India Mid Cap को आप हटा सकते हैं। ये 2 जो स्कीम्स हैं जिसको आप हटाएंगे उसको आप रिप्लेस करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी से, जो एक मिड कैप स्कीम है। पंकज टिब्रीवाल फंड मैनेजर है इनके, उनकी बहुत अच्छा तजुर्बा है मिड कैप स्पेस में। और रहा सवाल इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, जो ताहिर बादशाह जो CIO हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मोतीलाल ओसवाल में। लास्ट 5 साल से इन्वेस्टको के CIO बने हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी दे रहे हैं। तो ये 2 स्कीम आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम को रिप्लेस कर सकता है। रहा सवाल बाकी जो 20,000 रुपए हैं उसको आप कहां लगा सकते हैं, तो 3 स्कीम्स, ICICI फोकस्ड इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और HDFC फ्लेक्सी कैप। यही स्कीम्स हमने प्रीवियस दर्शक को भी बताया, क्योंकि ये स्कीम्स कंटेम्प्रेरी है और फ्यूचर आउटलुक इनका ब्राइट लग रहा है। तो आपको बहुत सारी रणनीति बताई गई है, फेरबदल में आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, उनके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रीडिजाइन एक बार को कर सकते हैं। एक मेल भी आया है, ईमेल आया है वीरपाल राठौर साहब का दिल्ली से। इन्होंने सवाल पूछा कि इनके पास 25,000 की SIP है जो कि जारी है, पोर्टफोलियो की मौजूदा वैल्यू करीब करीब 5 लाख रुपया है और 15 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। ये पोर्टफोलियो का रिव्यू करने की एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिरोज सर से। तो फिरोज सर, थोड़ा सा SIP शायद इनका अभी भी इनके गोल के आधार पर पूरा नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या कुछ फेरबदल की जरूरत, कुछ बढ़ाने की जरूरत है SIP में? आई थिंक इनकी जो 3 करोड़ की टारगेट है, क्योंकि इनके पास 20 साल का वक्त है, ये कहा था ना सुमित सर? जी 15 साल का। अब 15 साल का वक्त है, तो इनको अगर वो पूरा करना है तो इनको थोड़ा स्ट्रेच करके अगर 20 साल करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ इकट्ठे हो सकते हैं विद द 5 lakhs एंड 25,000 रुपीज की SIP। अगर आप 25,000 रुपीज की SIP करते हैं तो आप साल के 3 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं। अब 3 लाख अगर 20 साल के लिए करते हैं तो 60 लाख रुपए तो आपकी कैपिटल हो गई, प्लस 4.5 की जो करंट कैपिटल है, ये सब मिला के आप 3 से 4 करोड़ के बीच में 14% की रिटर्न में पहुंच जाएंगे। तो आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम का, आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। रहा सवाल आपकी स्कीम्स जो है, आपने एक सेक्टर फंड लिया ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड। एक टेक्नोलॉजी फंड, जो भी सेक्टर फंड्स होते हैं उसमें ना सिर्फ एंट्री, एग्जिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चला था कोविड के दौर पे, फिर 1 साल नहीं चला वापस, अब उसकी वापस रिवाइवल आई है। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि सेक्टर फंड में आपका उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं तो आपने रिस्क ज्यादा लिया होता है और रिटर्न ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो जाता है डिवर्सिफाइड फंड से।
तो एक्स्ट्रा रिस्क लेके मतलब नहीं रहता है जब तक कि आपको पता नहीं होता कि एग्जिट कब करना है। तो आई थिंक सेक्टर फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो से एग्जेम्प्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब रहा सवाल आपकी जो स्कीम्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी। ये 6 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जो भी स्कीम्स मैंने बताई थी आपको, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड को आप एग्जिट कर सकते हैं, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को भी एग्जिट कर सकते हैं, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। देखो, मेरा कहना आसान है कि आप एग्जिट कर सकते हैं, बट मिस्टर राठौड़, आपको ये जरूर देखना है कि आपके एग्जिट लोड्स हैं कि नहीं है, और उसके बाद हर किस्त की एग्जिट लोड खत्म होने के बाद आपको एग्जिट करना, वरना 1% की एग्जिट लोड लग जाती। तो आप अपनी तरफ से एक बारी पहले असेसमेंट कर लें इसका कि क्या आप निकलना वायबल है कि नहीं, और उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं राठौड़ साहब अपने फंड्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी फंड्स पर और सभी तरह के सवालों पर जवाब देने के लिए, अपनी राय रणनीति बताने के लिए। जाने से पहले फिरोज जी ने जो हमें टॉप पिक्स दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी, कौन कौन से फंड्स हैं जिनको आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप एक नया निवेश करना चाह रहे हैं तो उनकी तरफ से पहले नाम है उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप टॉप पिक के तौर पर देख सकते हैं।